स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें एक तरफ तो वर्कर होते हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, और दूसरी तरफ जो है इंडस्ट्री चलाने वाले एम्प्लॉयर होते हैं, ओनर्स होते हैं, जो कि इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं और उसको चलाते हैं। तो दोनों ही अलग अलग जो हैं एक पार्ट है इंडस्ट्री का, जो कि मिलकर के काम करते हैं। एक तरफ काम लेने वाला होता है और दूसरी तरफ काम करवाने वाला मतलब काम करने वाला होता है। तो दोनों के बीच में कई बार जो है कुछ इश्यूज़ या डिस्प्यूट्स हो जाते हैं वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, या वेजेस या सैलरीज को लेके, अदर एक्स्ट्रा जो भी कोई रीज़न रहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो उसको लेकर के जो डिस्प्यूट्स आपस में हो जाते हैं वो सभी जो हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कहलाते हैं। और क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो हैं वो किसी भी इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियल पीस होता है उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं, उसको जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रेज हुए हैं उनको सॉल्व भी किया जाए और उनको किस तरह से जो है रिजॉल्व किया जाए और वहाँ पर इंडस्ट्रियल पीस जो है वो रखा जाए। क्योंकि जितना इंडस्ट्रियल पीस होगा उतना ही ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ग्रोथ करेगा, और उसके साथ साथ जो देश की इकनॉमी है वो भी ग्रोथ करेगी। तो इंडस्ट्रियल पीस जो है वो होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी इकनॉमी के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है पास किया गया था, जिसमें कि कुछ प्रोविज़न्स रखे गए हैं जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, industrial dispute is defined as any dispute or differences between employers and employers, or between employers and the workmen, or between workmen or workmen, which is connected with the employment or non-employment of the terms of employment, or with the condition of labor of any of person। तो इसमें कोई भी जो है डिस्प्यूट एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉय वर्कमैन के बीच में, या वर्कमैन के बीच में जो भी होगा वो सभी अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉट, ये जो है सब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को एप्लीकेबल करने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं, सबसे पहले है प्रमोशन ऑफ मेजर्स ऑफ सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर। इसमें जो है ये बात का ध्यान रखा गया है कि जो वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच के जो रिलेशन है वो एक गुड रिलेशन में, एक एमिटी मतलब एक विश्वास वाले रिलेशन में जो है कन्वर्ट हों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो इनके इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हों, और इनके बीच एक हेल्दी एनवायरनमेंट बने जिसमें कि ये सभी पीसफुली काम करते हैं। सेकंड है इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के कारण हैं उन्हें खोजना, उन्हें जानना और साथ साथ उनका सेटलमेंट कर देना। थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। जो इलीगल स्ट्राइक्स हैं, लॉकआउट्स हैं, उनका जो है इलीगल जो है उनसे जो है एम्प्लॉयर का प्रिवेंशन करना। कई बार क्या होता है कि स्ट्राइक और लॉकआउट जो है वो वर्कर्स के या एम्प्लॉयर के जो है एक तरह से हथियार बन जाते हैं दूसरों को प्रेशराइज करने के लिए, दूसरी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए। तो उसको रोकने के लिए जो है ये एक्ट जो है इसमें कुछ प्रोविज़न किए गए ताकि ऐसे इलीगल जो स्ट्राइक और लॉकआउट्स हैं उनको रोका जा सके। रिलीफ टू वर्कमैन इन द मैटर ऑफ ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। वर्कर्स का जो ले ऑफ होता है या रिट्रेंचमेंट होता है उससे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इलीगल तरीके से या अननेसेसरी किसी वर्कर को परेशान करने के लिए इस तरह के जो फंडे अपनाए जाते हैं एम्प्लॉयर्स के द्वारा, उससे उनको बचाव करने के लिए। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग से सॉल्व हो जाए, इस बात का जो है इसमें जो है ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके बाद अब हम करेंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट।
ये इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो इस एक्ट में रखे गए हैं जिनका कुछ एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। इसके लिए सेक्शन 2 में रखा गया है, रेफर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज़ किया गया है, जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस जो है अपने स्टेट में या सेंटर में जो है अपने हिसाब से जो है उनको जो है अमेंड कर सकते हैं और एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो वर्ड इसमें है वो आर्बिट्रेटर का है, सेक्शन 2AA में रखा गया है इसका रोल। रेफर्ड एज एन एम्पायर, ये एक तरह से एम्पायर का जो है रोल प्ले करता है। जैसे मैच में एम्पायर होता है किसी भी प्ले मैच में, वो दोनों पार्टीज़ के बीच में जो है एक एम्पायर का रोल प्ले करता है। इट मीन्स एनी पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड टू डिटरमाइन डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज़। इसका काम ये होता है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई, इन दोनों पार्टीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट्स हुए हैं उनके रीजंस को खोजना, उन्हें जानना, उन्हें पहचानना, उन्हें समझना और उन दोनों के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व कराना, ये जो है आर्बिट्रेटर का काम होता है। इसके बाद जो वर्ड आता है वो है सेटलमेंट। Under section 2P, a written agreement between the employer and workman arrived in course of conciliation proceedings provided. Such agreement has been signed by the parties thereto in the manner prescribed. A copy has been sent to an officer authorized by the appropriate government and the conciliation officer. देखिए, सेटलमेंट जो होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टीज़ के बीच में जो है किसी बात को लेकर के कॉन्सिलेशन ऑफिसर द्वारा जो है एग्रीमेंट कराया जाता है। उस एग्रीमेंट पर दोनों पार्टीज़ अपने साइन करती हैं एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर में और एग्री होती हैं कि वो इस बात पर एग्री हैं कि उनके बीच जो है उस डिस्प्यूट को लेकर के सेटलमेंट हो गया है। इसकी एक कॉपी जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी कॉन्सिलेशन ऑफिसर द्वारा भेजी जाती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें वर्क कमेटी। सेक्शन 3 में इसकी प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूटेड बेस्ड ऑन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑर्डर। ये जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद ही जो है बनाई जाती है। एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इन विच 100 and more वर्कमैन आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ। ये वहाँ पर एप्लीकेबल होगी जहाँ पर कम से कम 100 या उससे ज़्यादा वर्कर जो हैं एक दिन में जो है पिछले 12 महीनों में कम से कम काम कर रहे हैं। ऐसे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में ये वर्किंग कमेटी जो है वो बनाई जा सकती है। कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कमैन इंगेज्ड इन द इस्टेब्लिशमेंट। इसके जो वर्किंग कमेटी के जो रिप्रेजेंटेटिव जो बनेंगे, जो इसमें काम वर्किंग कमेटी में जो लोग रखे जाएंगे जो इसमें काम करेंगे, वो जो हैं एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे या वर्कमैन जो वहाँ पर इंगेज्ड होंगे, जो वहाँ पर काम कर रहे हों, वही इस वर्किंग कमेटी में जो है रखे जाएंगे। नंबर ऑफ वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव्स शैल नॉट बी लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें एक बात और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स वर्कमैन के होंगे वो जो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनसे कम नहीं होंगे, यानी दोनों को बराबर डिजिट्स में रखा जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि 5 वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो 5 ही एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कमैन आर सेलेक्टेड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। जो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो एक जो सेलेक्ट किए जाएंगे वो एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर में सेलेक्ट किए जाएंगे वर्कर से बातचीत करके। तो इस तरह से जो है पूरी वर्किंग जो कमेटी है वो जो है कॉन्स्टिट्यूट होगी, जिसमें कि वर्कर्स और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका बराबर का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रहेंगे। और इससे क्या होगा कि दोनों को जो है अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सुलझाने में हेल्प मिलेगी और दोनों में से कोई भी एक दूसरे को प्रेशराइज नहीं कर पाएगा नंबर के बेसिस पर। इस वजह से जो है इसमें दोनों की पार्टीज़ के जो है बराबर के मेंबर्स रखे गए हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के जो हैं ये कुछ प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे की जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में बताऊँगा।